हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है मुझे इश्क हुआ तुमसे पार्ट 2। दूसरी तरफ शौर्य अपने केबिन में बैठा अपने सामने मौजूद कुछ लोगों से काफी सीरियस होकर कुछ बातें कर रहा था और थोड़ी देर तक बातें करने के बाद वह सामने बैठे शख्स से हाथ मिलाता है, जिसके बाद वह लोग वहां से चले जाते हैं। सबके वहां से जाते ही शौर्य अपने असिस्टेंट रोहन को केबिन में बुलाता है। जैसे ही रोहन केबिन में आता है, ठीक वैसे ही शौर्य अपनी सख्त आवाज में बोला, क्या अनाउंसमेंट करने की सारी तैयारी हो गई? रोहन हाँ में सर हिलाते हुए, हाँ सर, सारी तैयारी हो गई है और आज की पार्टी में सारे ही अमीर और बड़े लोगों को इनवाइट किया गया है और सभी तक इनविटेशन कार्ड भी पहुंच चुका है और सारे मीडिया को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। रोहन ये सारी बातें एक ही सांस में बोल देता है और अपनी बात खत्म होते ही वह एक गहरी सांसें लेने लगता है। शौर्य कुछ सोचते हुए ही रोहन को बाहर जाने का इशारा करता है। रोहन भी अपने बॉस का इशारा समझकर बाहर चला जाता है, जिसके वहां से जाते ही शौर्य अपनी चेयर पर ही टिक कर बैठ जाता है और अपनी दोनों आंखों को बंद कर जानवी को याद करने लगता है। जानवी को याद कर वह खुद से बोला, तुम वो पहली लड़की हो जानवी, जो मेरे इतने करीब आई हो और मेरे कमरे में मेरे बेड तक गई है। सनाया, उससे तो मैं शादी करने वाला था, मगर मैंने उसे भी खुद के करीब आने की परमिशन नहीं दी थी। यहाँ तक वो कभी मेरे घर के आसपास भी नहीं आई थी, मगर तुम पहली ही बार में ना ही मेरे घर में आ गई, बल्कि मेरी जिंदगी में भी आ गई। इतना बोल वह अपनी आंखों को खोल देता है। दूसरी तरफ एक बड़ा सा घर, जहां पर एक कपल सामने लिविंग रूम में बैठे हुए थे और उन्हीं के साथ था शान, जो अपने मॉम डैड को देख बेहद ही गुस्से में ही चिल्लाया, मॉम डैड, आपने तो कहा था उस शौर्य की शादी कभी भी नहीं होगी, तो कैसे वो शादी कर सकता है, जबकि शादी होने के पहले ही सनाया भाग चुकी थी। यहाँ तक शहर की किसी भी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं थी जो वो शौर्य मलिक से शादी करने के बारे में भी सोचे या उसके करीब जाने का भी सोचे। हमने फुल प्लान बनाया था ताकि उस शौर्य की शादी ना हो पाए और उसे उस बड़े से महल को और सारी प्रॉपर्टी को छोड़कर जाना पड़े और वह सड़क पर भीख मांगते घूमे, मगर सब उल्टा कैसे हो गया? शान बेहद ही गुस्से में चिल्लाते हुए ही सामने रखा सारा सामान फेंकते हुए ही बोला, सुनीता, शान की माँ, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है बेटा, ये चमत्कार कैसे हो गया? उस शौर्य को रात के 2 बजे लड़की कहाँ से मिल गई जिसने उससे शादी कर ली? कहीं ऐसा तो नहीं? शौर्य हमारा प्लान पहले से ही समझ चुका था और उसने सनाया के अलावा भी किसी और लड़की को शादी के लिए तैयार कर रखा था, जो उसने आधी रात में शादी कर ली। ये बोलते हुए ही वह गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेती है और वैसे ही अपने पति को देख गुस्से में चिल्लाई, तुम किसी काम के नहीं हो। जब तुम्हारे भाई भाभी मरे तब तुम सारा बिजनेस खुद के कंट्रोल में कर सकते थे, मगर नहीं, तुमसे वो नहीं हो पाया। और उस बित्ती भर के लड़के ने उस कच्ची उम्र में सारा बिजनेस खुद अपने कंट्रोल में कर लिया। यहाँ तक जिस घर को हम चाहते थे वह घर भी उसने खुद ही रख लिया। तुमने अपनी सारी जिंदगी बस शराब पीते हुए ही गुजार दी और अपने बेटे के लिए कुछ नहीं किया, मगर मैं हार नहीं मान सकती। मैं उस शौर्य से उसकी सारी प्रॉपर्टी और वो बड़ा सा महल लेकर ही रहूंगी, चाहे फिर उसके लिए मुझे उस शौर्य को मारना ही क्यों ना पड़ जाए। ये बोलते हुए ही वह बेहद गुस्से और नफरत से शौर्य को याद कर रही थी। मेहता विला जानवी अपने बदन पर एक टॉवेल लपेटे ही बाथरूम से बाहर निकलती है। इस समय जानवी के बाल गीले थे, जिनसे पानी टपक रहा था और पानी की काफी सारी बूंदें उसके बदन पर चिपकी हुई थी और उस टॉवेल में जानवी कयामत लग रही थी। जानवी खुद से बातें करते हुए ही बोली,
क्या पहनूं? कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर कुछ तो पहनना होगा ही ना, तो ऐसे थोड़ी रह सकती है। इतना बोल वह जैसे ही कपट के पास जाकर कपट खोलती है, ठीक वैसे ही जानवी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और उसका मुंह खुल जाता है। वह वैसे ही हैरानी के साथ खुद से ही बोली, ये क्या है? अलमारी में कपड़ों की जगह इतने सारे जूते कौन रखता है भला? इतना बोल वह अपना मुंह बना लेती है और उस अलमारी को बंद कर बगल वाली अलमारी खोलती है, जो काफी बड़ा और आलीशान था, जिसके अंदर बहुत सारे कपड़े सलीके से रखे हुए थे, जिन्हें देखकर जानवी उनमें से ही एक शर्ट निकाल कर उसे पहन लेती है और आईने के सामने जाकर खड़ी हो खुद को देख मुंह बनाकर बोली, हाय रे जानवी, तू कितनी ज्यादा फनी लग रही है इस शर्ट में। इतना बोल वह उस शर्ट को नीचे करने की कोशिश करने लगती है, जैसे उसके शर्ट खींचने पर वह लंबी हो जाएगी। शौर्य की शर्ट जानवी को सिर्फ थाई तक ही आ रही थी, साथ ही उसने अंदर कुछ भी नहीं पहना था, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा असहज लग रहा था। उसकी जरा सी भी हिम्मत नहीं हो रही थी वह कमरे से भी बाहर निकल कर जाए, जिस वजह से वो कमरे में ही बेड पर चढ़कर बैठ जाती है, साथ ही अपने पैरों को चादर से ढक लेती है। अभी उसने ऐसा किया ही था, उतने में ही कमरे के डोर पर नॉक करने की आवाज आती है, जिसे सुनकर जानवी डर जाती है और सोचने लगती है, कहीं कोई घर वाला तो नहीं जो उसे बुलाने आया हो। अभी जानवी ये सोच ही रही थी कि उतने में ही कमरे के डोर पर फिर से नॉक करने की आवाज आती है, जिसे सुनकर जानवी डरते हुए ही बोली, कौन? मैडम, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। एक मेड बाहर से ही आवाज लगाकर बोली, अंदर आ जाओ, डोर खुला है। जानवी चिल्लाकर बोली और राहत की एक सांस लेती है। मेड भी डोर खोल कमरे में अंदर आती है और खाने की प्लेट को टेबल पर रखकर वहां से चली जाती है। तो जानवी, जिसे सच में काफी जोरों की भूख लगी थी, वह खाना देखते ही उसे खाने के लिए बेड से नीचे उतरती है और जल्दी से खाना खाने लगती है। जानवी को वो खाना काफी टेस्टी लगता है, जिस वजह से वह उस खाने को जल्दी जल्दी खाने लगती है और खाना हो जाने के बाद वह बेड पर जाकर लेट जाती है। बेड पर लेटते ही उसकी आंखें लग जाती है। वैसे भी जानवी ने न जाने कितनी ही रातें जागते और रोते हुए बिताई है, ये तो उसे खुद भी नहीं पता था। जानवी की आंखें तब खुलती है जब उसे अपने कानों में शौर्य की आवाज सुनाई पड़ती है, जो उसे ही जगाते हुए बोला, जानवी, जानवी, उठो जानवी। ये बोलते हुए ही शौर्य जानवी को उठा रहा होता है, मगर जानवी, वो तो जैसे कोई बहुत बुरा सपना देख रही थी, जिसे देख वह बुरी तरह से डर जाती है और डरते हुए ही वह जोर से चिल्ला पड़ती है, नहीं। जानवी के इस तरह से चिल्लाने और डर कर उठकर बैठने से शौर्य एकदम हैरान सा रह जाता है और उसी हैरानी में वह बस जानवी को देखने लगता है, जिसका बदन ऐसे कांप रहा था जैसे किसी ने कड़ाके की ठंड में बर्फ वाला पानी उस पर डाल दिया हो। उसका सारा बदन पसीने से भीग चुका था। वह अपने घुटनों को मोड़ खुद को अपने आप में समेटे ही डर की वजह से कांप रही थी, जिसे वैसे देखकर शौर्य धीरे से जानवी के कंधे पर अपना एक हाथ रख बोला, रिलैक्स जानवी, शांत हो जाओ, तुम महफूज हो, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा तुम्हें चोट पहुंचाने। इतना बोल वह जानवी को शांत करवाने की कोशिश कर रहा होता है। शौर्य की आवाज सुनकर जानवी अपनी आंसुओं से भीगी नजरें उठाकर शौर्य को देखती है और अपने सामने शौर्य को देखकर जानवी की जान में जान आती है और वह धीरे से अपनी नजरें झुकाकर अपने सारे आंसुओं को साफ कर लेती है। तो शौर्य बस खामोश सा खड़ा जानवी को देख रहा था। हम ठीक है, जानवी धीरे से बोली और तभी उसे अचानक से ध्यान आता है, उसने तो बस शौर्य की ही एक शर्ट पहनी है, जो बस उसकी थाइस तक है। उस शर्ट के अंदर उसने कुछ भी नहीं पहना। ये याद आते ही अचानक से जानवी की आंखें
बड़ी बड़ी हो जाती है और वह झट से बेड पर ही पड़ी बेडशीट उठाकर अपनी कमर तक डाल शौर्य से बोली, उधर देखिए आप। शौर्य अपनी भौहें आपस में सिकोड़ कर, क्यों? मैं क्यों देखूं उधर? बीबी, वजह तो बताओ। इतना बोल शौर्य अपने दोनों हाथों को बांधे उसे ही देखने लगता है। जानवी काफी ज्यादा क्यूट, मासूम और प्यारा सा फेस बनाकर बोली, वो हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तो हमने आपकी शर्ट पहन ली, जो हमें काफी ज्यादा छोटी हो रही है। इसलिए आप उधर देखिए ना, हमें बेड से बाहर निकलना है। वैसे भी हमने अंदर कुछ भी नहीं पहना है। ये बोलते हुए ही जानवी के चेहरे पर काफी ज्यादा शर्म थी। साथ ही शर्म की वजह से उसके गाल एकदम लाल से हो गए थे। शौर्य अपने चेहरे पर मुस्कान लिए और जानवी को छेड़ने के इरादे से ही बोला, बीबी, क्या तुम भूल गई? तुम मेरी बीबी और मैं तुम्हारा पति। इस लिहाज से तुम्हें मेरे सामने शर्माने की भी कोई जरूरत नहीं है। ना ही मुझे तुम्हारे सामने शर्म आनी चाहिए। इनफैक्ट हम दोनों के बीच तो शर्म का पर्दा होना ही नहीं चाहिए। इतना बोल वह मुस्कुराते हुए ही जानवी को देखने लगता है। जानवी बात को बदलने के इरादे से बोली, आपने तो कहा था आप हमें कपड़े लाकर दोगे, मगर आपने तो कपड़े दिए ही नहीं। इतना बोल वह काफी ज्यादा क्यूट सा फेस बना लेती है, जिस वजह से शौर्य को जानवी काफी ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही होती है, जिसे वैसे देखकर शौर्य का मन करता है वो अभी जानवी को अपने गले से लगा ले, मगर फिलहाल वो ये आइडिया ड्रॉप कर जानवी से बोला, कम हियर वाइफी। इतना बोल वह घड़ी में एक नजर देखकर अलमारी के पास चला जाता है, तो जानवी भी धीरे से बेड से नीचे उतर खुद को संभालते हुए ही धीरे से शौर्य के पास जाकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर शौर्य अलमारी का डोर खोल जानवी को अलमारी में देखने का इशारा करता है, जिसे समझकर जैसे ही जानवी अलमारी में देखती है, ठीक वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। रात का समय शौर्य का घर एकदम दुल्हन की तरह सजा हुआ था और यहाँ पर आज काफी ज्यादा चहल पहल नजर आ रही थी। बाहर गेट से अंदर पार्किंग तक एक के बाद एक बड़ी और महंगी कारों का आना लगा हुआ था और सारा महल ही नई नवेली दुल्हन की तरह सजा हुआ था। अंदर हॉल का माहौल एकदम अलग और हटकर था, बिल्कुल किसी हॉलीवुड पार्टी की तरह। जो भी गेस्ट अंदर आते उन सभी को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चेकिंग से होने के बाद अंदर आने का मौका मिल रहा था और पार्टी हॉल में कदम रखने से पहले गार्ड सभी को एक मास्क दे रहे थे, जो शायद उस पार्टी की थीम थी, जिसमें वहां पर मौजूद सारे ही गेस्ट ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहन रखा था, साथ ही चेहरे पर मास्क लगा रखा था और पार्टी में लगभग सारे ही गेस्ट आ चुके थे, जो आपस में ही बातें किए जा रहे थे तो कुछ ड्रिंक कर रहे थे। ऊपर कमरे में जानवी ने एक बेहद ही सुंदर सा गाउन पहन रखा था और उसमें वह काफी ज्यादा सुंदर और प्यारी लग रही थी। उसके बालों का बड़ा सा सुंदर जूड़ा बना हुआ था, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, कानों में बड़े डायमंड के ईयररिंग, हाथ में बेंगल, पैरों में हाई हील और जानवी काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। मेकअप आर्टिस्ट जानवी को वैसे देख मुस्कुरा रही थी। तभी वहां पर शौर्य बड़े ही एलिगेंट अंदाज में चलते हुए आता है। अंदर आते ही उसकी नजर सबसे पहले जानवी पर पड़ती है, जिसे देखते ही शौर्य की नजर बस जानवी पर ही थम सी जाती है और वह बस बिना पलके झपकाए ही जानवी को देख रहा था। तो शौर्य को वहां पर देखकर मेकअप आर्टिस्ट वहां से चली जाती है, जिसे जाते देख जानवी पलटकर पीछे देखती है तो उसकी नजर भी शौर्य पर थम सी जाती है, जो काफी ज्यादा हैंडसम नजर आ रहा था, बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह, जिसे देखकर जानवी की नजर भी बस शौर्य पर थम सी जाती है। वह बिना पलके झपकाए
शौर्य को देखने लगती है, जिसे देख अचानक से उसके दिल की धड़कनें शोर करने लगती है और पहली बार उसे एक अलग सा एहसास होता है। तभी शौर्य धीमे कदमों से चलते हुए ही जाह्नवी के करीब आता है और धीरे से जाह्नवी के चेहरे पर एक मास्क लगा देता है। वह मास्क कुछ इस तरह से था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जाह्नवी की आंखें नजर आ रही थी, बाकी उसका पूरा चेहरा कवर हो चुका था। जिसे वैसे देख शौर्य धीमी मगर मदहोश करने वाली आवाज में बोला, बीबी, क्या हम नीचे चले? जाह्नवी हाँ में सर हिलाते हुए ही अपना एक हाथ शौर्य के हाथ में रख देती है, जिसके बाद वे दोनों ही उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। हॉल में मौजूद सारे लोग ही आपस में बात ही कर रहे होते हैं। उतने में ही वहां की सारी लाइट्स बंद हो जाती है, जिसके बंद होते ही सारे लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। उतने में ही लाइट का सारा डिम फोकस सीढ़ियों पर चला जाता है, जिसे देखकर सबकी नजर जब सीढ़ियों पर जाती है तो सभी की पलकें बस सीढ़ियों से नीचे उतर रहे उस कपल पर जम जाती है, जिनके चेहरे मास्क के पीछे ढके हुए थे, मगर उनकी आंखें बस नजर आ रही थी। और कुछ नजर आ रहा था तो वो था दोनों का ही आकर्षित करने वाला फिगर, जिसे देखकर ही साफ पता चल रहा था वे दोनों कितने खूबसूरत हैं। जैसे ही दोनों नीचे आते हैं ठीक वैसे ही सबसे पहले वहां पर उन दोनों के पास दादू दादी ही जाते हैं और शौर्य को देख दादू बोले, तो अब समझ आया इस पार्टी की थीम का मतलब। तुमने अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी भी दे दी और अपनी बीबी को सबकी नजरों में आने से छुपा भी लिया। मानना होगा तुम्हारे माइंड को। दादाजी मुस्कुराते हुए ही बोले, बेटा अपने बाप पर ही जाता है, ठीक वैसे ही शौर्य भी अपने पिता पर ही गया है। दादी माँ जाह्नवी को घूरते हुए ही बोली और उसे देखकर आगे बोली, मिलवाओगे नहीं अपनी पत्नी से हमें? इतना बोलकर दादी माँ जाह्नवी को देखने लगती है तो जाह्नवी बस कंफ्यूज सी खड़ी हुई होती है। शौर्य जाह्नवी के कमर में अपना एक हाथ डाल उसे अपने करीब कर लेता है, जिसकी इस हरकत से जाह्नवी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है तो दादी दादाजी बस उसे ही देखने लगते हैं। मिस्टर एंड मिसेस मेहता, इससे मिलिए, ये मेरी वाइफ मिसेस जाह्नवी शौर्य मेहता है। इतना बोलकर वह शांत हो जाता है तो जाह्नवी शौर्य का हाथ अपनी कमर से हटा झुककर दादू दादी के पैर छू लेती है, जिसे ऐसे करता देख दादा दादी दोनों ही उसके सर पर हाथ रखकर प्यार से बोले, दूधो नहाओ पूतो फलो, जिसे सुनकर जाह्नवी मुस्कुरा देती है और शौर्य को देखने लगती है, जिससे पूछना चाहती हो ये दोनों कौन है। जाह्नवी के मन की बात समझ जैसे ही शौर्य उसे कुछ बोलने को होता है ठीक वैसे ही वहां पर एक आवाज आती है, अरे ये क्या भाई, इतना रुका हुआ इंट्रोडक्शन, कुछ मजा नहीं आया। चलो मैं आपकी वाइफ को हमारे परिवार से मिलवाता हूँ। इतना बोल शान अपनी मॉम सुनीता और डैड दीपक के साथ वहां पर आता है, मगर जैसे ही शौर्य उन लोगों को वहां पर देखता है ठीक वैसे ही उसके हाथों की मुट्ठी गुस्से से बन जाती है और वह अपनी आंखों में गुस्सा और नफरत लिए उन तीन लोगों को देखने लगता है। सुनीता जाह्नवी को घूरते हुए, तो ये है तुम्हारी वाइफ और मेहता परिवार की नई बहू। इतना बोल वह जाह्नवी को घूरने लगती है। सुनीता की नजरों को खुद पर देखकर जाह्नवी को काफी ज्यादा असहज महसूस होने लगता है, क्योंकि सुनीता उसे अजीब निगाहों से देख रही थी, जिस वजह से वह शौर्य के करीब चली जाती है। अरे ये क्या भाभी, अभी आप मुझसे मतलब अपने प्यारे देवर से मिली भी नहीं और अभी से अपने पति के करीब जा रही हो, ऐसे जैसे कहीं कोई आपको आपके पति से अलग ना कर दे। इतना बोल शान जोरों से हंसने लगता है। जाह्नवी धीरे से बोली, देवर? हाँ भाभी, मैं आपके प्यारे पतिदेव का चचेरा भाई शान हूँ और ये है मेरे मॉम डैड और ये मेरे दादू और दादी।
जिनसे तो आप मिल ही चुकी हो। इतना बोल शान जाह्नवी को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। जाह्नवी को शान की नजरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, बल्कि उसे शान की नजरों में खोट नजर आ रहा था, जिस कारण उसे उस जगह पर घुटन सी होने लगी थी। मगर वह चाहकर भी शौर्य से ये सब नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था शौर्य को अगर उसने ऐसा कुछ बोला तो कहीं वो उससे नाराज ना हो जाए। अभी जाह्नवी ये सोच ही रही थी, उतने में ही शौर्य के रिएक्शन से वह एकदम हैरान रह जाती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। जाह्नवी अभी अपनी सोच में गुम ही थी, उतने में ही शौर्य उसे अपने करीब कर उसकी कमर में अपनी एक बाह लपेट बिना किसी भाव के अपने सामने खड़े शान और उसके मॉम डैड को देखकर बोला, ना ही तुम मेरी फैमिली हो और ना ही हम परिवार हैं, सो एक्सक्यूज मी। इतना बोल शौर्य जाह्नवी को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है, जिसे देखकर शान और उसकी मॉम गुस्से से मुट्ठी भींच लेती है। तो दीपक ड्रिंक देखते ही ड्रिंक की गिलास अपने हाथ में लेकर उसे पीने लगता है, जैसे उसे किसी और से कोई मतलब ही नहीं हो। तो जाह्नवी वह तो शौर्य के इस रिएक्शन से एकदम हैरान रह जाती है, और उसे होश तो तब आता है जब शौर्य जाह्नवी की कमर में हाथ डाले उसे अपने करीब किए हुए ही धीमी मगर सॉफ्ट आवाज में बोला, बीबी क्या तुम ठीक हो? जाह्नवी शौर्य की आंखों में देखते हुए, आपको कैसे पता हम ठीक हैं या? इतना बोल जाह्नवी खामोश होकर शौर्य को देखने लगती है। शौर्य प्यार से जाह्नवी की आंखों में देखकर बोला, भले ही हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, मगर एक सच ये भी है, हम दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं, और एक पति अपनी पत्नी को नहीं समझेगा तो किसे समझेगा बीबी? इतना बोल शौर्य शांत हो जाता है। जाह्नवी शौर्य की बात पर कुछ बोलती वह बस खामोश सी अपनी नजरों को झुका लेती है। ठीक तभी सभी को अपने कानों में एक आवाज सुनाई देती है, जो किसी और की नहीं बल्कि शौर्य के असिस्टेंट रोहन की होती है, जो सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचे हुए ही बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव अटेंशन प्लीज। जैसे ही रोहन इस बात को बोलता है, हर किसी की नजर बस उसी पर ही चली जाती है। तो सभी को अपनी तरफ देखते हुए पाकर रोहन वापस से बोला, आप सभी सोच रहे होंगे आप सभी को इस तरह इतने जल्दी इनवाइट कर इस पार्टी में क्यों बुलाया गया है? ये सवाल आप सभी के मन में होगा, तो चलिए मैं आप सबके मन के इस सवाल को खत्म करते हुए ही बताता हूँ। मेरे बॉस यानी कि मिस्टर शौर्य मेहता ने फाइनली शादी कर ली है, और उनकी ही शादी का आज रिसेप्शन रखा गया है, जिसके लिए आप सभी को इतने शॉर्ट नोटिस में इनवाइट किया गया, और आप सब यहाँ पर आकर पार्टी की शोभा बढ़ाए, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलिए हमारी ब्यूटीफुल सी मैडम और हमारे बॉस मिस्टर मेहता से। इतना बोल वह जाह्नवी और शौर्य की तरफ इशारा करता है, जिसे समझ सभी उन दोनों को देखते हैं और जोरों से दोनों के लिए तालियां बजाने लगते हैं, जिसे देख शौर्य के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी शौर्य जाह्नवी को अपने साथ लिए ही स्टेज पर जाता है और माइक अपने हाथ में लेकर सभी को देखने लगता है। शौर्य को वैसे स्टेज पर देखकर शान और उसकी मॉम की आंखें गुस्से से भर जाती है, और वह दोनों वैसे ही गुस्से में शौर्य और जाह्नवी को घूर रहे थे कि उतने में ही उन दोनों को एक जोर का झटका लगता है और दोनों की ही आंखें हैरानी से फैल जाती है। शौर्य सभी को देख अपनी बिना भाव वाली आवाज में बोला, डियर एवरीवन, आप सभी यहाँ इस पार्टी में आए उसके लिए आप सभी का धन्यवाद, मगर इस पार्टी को रखने के पीछे एक और वजह है, और वो वजह है मेरा अपनी कंपनी को लेकर। जैसे ही शौर्य इस बात को बोलता है, ठीक वैसे ही रिपोर्टर शौर्य को कैमरे में कैद करने लगते हैं। तो बाकी सारे बिजनेसमैन शौर्य को ही अपनी नजरें जमाए देखने लगते हैं।
शौर्य, मैंने अपनी कंपनी को लेकर एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। मेहता इंडस्ट्री मेरे डैड और मॉम दोनों की कंपनी है, जिन्हें उन दोनों ने ही शुरू किया था और उन्होंने 1 साल के अंदर ही इस कंपनी को उस ऊंचाई में लेकर गए थे जिस ऊंचाई में जाने का बस लोग सपना देख सकते हैं मगर उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। मगर मेरे मॉम डैड की मौत के बाद मैंने उस कंपनी को अपनी कम उम्र में ही संभाला ही नहीं, बल्कि मैंने उसे इंडिया की टॉप 5 सबसे अमीर और बड़ी कंपनियों की लिस्ट में शामिल किया है। अपने मॉम डैड की इस कंपनी, जिसे मैंने अपने खून पसीने से सींचा है, उस कंपनी को मैं पूरी तरह से अपने अंडर करता हूँ और मैं ये अनाउंस करता हूँ आज से, बल्कि अभी से, मेरे मॉम डैड की कंपनी सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। उस पर किसी और का कोई हक नहीं होगा और ना ही मेरे मॉम डैड के पेरेंट्स का, ना ही उनके किसी भी रिश्तेदार का। इसलिए मैंने अपनी कंपनी के बाकी सारे शेयर खुद खरीद लिए हैं और अब से मेरी कंपनी के 100% शेयर मेरे नाम होंगे और मेरी कंपनी में सिर्फ मेरे ही रूल होंगे और मैं ही अपनी कंपनी का चेयरमैन हूँ और मैं ही सीईओ, दोनों ही हूँ। तो कंपनी के सारे फैसले लेने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं। इतना बोल शौर्य माइक रोहन को दे देता है और जानवी का हाथ पकड़ स्टेज से नीचे उतर जाता है। मगर शौर्य की बात सुनते ही शान और उसकी माँ दोनों की ही आंखें गुस्से और नफरत से भर जाती है। शान गुस्से में ही अपनी माँ से बोला, ये उसने सही नहीं किया मॉम, वो कंपनी मुझे चाहिए थी, भले ही उसे उस शौर्य के मॉम डैड ने खड़ा किया हो, मगर वो कंपनी मुझे चाहिए थी। मगर शौर्य ने आज जो अनाउंस किया वो करके उसने ठीक नहीं किया, अब उसे मरना ही होगा। इतना बोल वह गुस्से में ही पार्टी से निकल जाता है। उसकी माँ भी वैसे ही गुस्से में वहां से चली जाती है, मगर दीपक वो बस वाइन पीने में ही मस्त होता है। तो दादा दादी वो शौर्य के इस फैसले से कुछ खास खुश नहीं लग रहे थे, जिस वजह से वो भी पार्टी से चले जाते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम जल्दी से जल्दी आपके लिए अगला भाग लेकर आएं।